बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 2 के पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। होता बेसिकली इस तरह से है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह की स्टेट्स में पाए जा सकते हैं। या कोई रिसेप्टर एक्टिव हो सकता है या वो इनएक्टिव स्टेट में हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं ये खुद ब खुद अल्टरनेट होती रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जनाब काफ़ी सारे रिसेप्टर्स एक सिस्टम में मौजूद हैं। मैंने तो बहुत थोड़े बनाए, हमारी बॉडी में ज़ाहिर सी बात है हर तरह के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, सही है। अब इनमें से हर रिसेप्टर जो है ना वो खुद ब खुद कभी कभी एक्टिव हो जाता है और फिर दोबारा इनएक्टिव हो जाता है। अभी इस वक्त कोई ड्रग नहीं है, कोई एगोनिस्ट नहीं है, कोई एंटागोनिस्ट नहीं है, बस ये रिसेप्टर्स खुद ब खुद पड़े हुए हैं, ठीक है। होता है कि इस वाला ये वाला सोचता है कि ये कभी कभी एक्टिव हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुआ और फिर दोबारा इनएक्टिव हो गया। इसी तरह थोड़ी देर बाद ये वाला एक्टिव हो गया, ये वाला एक्टिव हो गया। जब ये इनएक्टिव हुआ इसको याद आ गया यार मैं एक्टिव हो जाता हूँ, सही है, ये वाला एक्टिव हो जाता है। इसी देर में ये वाला इनएक्टिव हो गया। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि हर वक्त कुछ ना कुछ, अगर आप एक सिस्टम में देखोगे तो हर वक्त चंद एक रिसेप्टर्स एक्टिव फॉर्म में होंगे और बाकी सारे रिसेप्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में ही होंगे। जो एक्टिव रिसेप्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RA से, जो इनएक्टिव होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं RI से। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जो रिसेप्टर एक्टिव होता है वो अपना कोई ना कोई फंक्शन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये वो वाले रिसेप्टर्स हैं जो जब भी एक्टिव होते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, सही। तो अभी किसी ड्रग के ना होते हुए, किसी एगोनिस्ट किसी एंटागोनिस्ट के ना होते हुए दो तो खुद ब खुद एक्टिव होते ही हैं ना हर वक्त। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये हर वक्त परफॉर्म कर रहे होते हैं बगैर किसी ड्रग, बगैर किसी केमिकल के, सही। वो जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में, ये इस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको नाम देते हैं हम कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, ठीक है। कि भाई ये वो एक्टिविटी है जो ये रिसेप्टर्स खुद ब खुद जितने एक्टिव होते हैं ना उसकी वजह से हो जाती है। वैसे हमारे पास बिग कैटजिंग में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने बेजल एक्टिविटी। तो अगर एमसीक्यू में बेजल एक्टिविटी का लफ्ज़ आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए है, सही होगी बात। तो ये तो मेरे पास चल गया कि रिसेप्टर्स होते हैं वो खुद एक्टिव और इनएक्टिव होते रहते हैं और इस तरह से एक्टिव बेजल एक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी हर वक्त मेंटेन्ड होती है। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट नाम से जाहिर है एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, सही है। अब ये जो एगोनिस्ट होते हैं ना इनका ये काम है कि इनकी एफिलिएशन, इनकी अफेक्शन एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के साथ ज़्यादा होती है और जब ये किसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये उस रिसेप्टर को उसी स्टेट में रखते हैं जिस स्टेट में वो रिसेप्टर है। जिस तरह मिसाल के तौर पे इस सिस्टम के अंदर मैंने कुछ ना कुछ एगोनिस्ट ऐड कर दिए। ये जो मैं गोलू बना रहा हूँ ये एगोनिस्ट है, ठीक है। ये काफ़ी सारे एगोनिस्ट जो हैं वो इस सिस्टम में ऐड कर दिए। अब होगा क्या, ये जो एगोनिस्ट हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा अफिनिटी है इस एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ, तो ये आके एक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ लग जाएगा और जब लग जाएगा तो इसकी एक्टिवेटेड स्टेट को स्टेबलाइज कर देगा। अब ये एक्टिवेटेड ही रहेगा, सही है। इसी तरह इस पर आके भी लग गया। अब इन दोनों ने एक्टिवेटेड ही रहना है। ये वाला रिसेप्टर थोड़ी देर बाद इसको ख्याल आया यार मैं भी एक्टिव हो जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो खुद ब खुद होते रहते हैं ना। ये खुद ब खुद एक्टिव हुआ लेकिन अब आके इस पर ये अटैच हो गया और इसको भी एक्टिवेटेड ही रखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये वाला एक्टिवेट हुआ और ये वाला एक्टिवेट हुआ, ये दोनों एक्टिवेट हुए तो हमारा जो एगोनिस्ट था वो आके इधर भी लग गया और एगोनिस्ट आके इधर भी लग गया और इन दोनों से भी कहा हुए तुम लोगों ने ना अब एक्टिव ही रहना है, चलो शाबाश, सही है। थोड़ी देर बाद ये वाला एक्टिव हुआ, कि जैसे ही एक्टिव ये हुआ तो थोड़ी देर के लिए था लेकिन जैसे ही एक्टिव हुआ फ़ौरन एगोनिस्ट यहाँ भी लग गया और कहा भाई तुमने भी एक्टिव ही रहना है। तो अल्टीमेटली इस एगोनिस्ट की वजह से हुआ ये कि सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो अपनी एक्टिव स्टेट में आ गए और कह लो वो एक्टिव स्टेट में आके कैद हो गए, अब वो दोबारा इनएक्टिव नहीं हो पा रहे, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है इसको हम नाम देते हैं फुल एगोनिस्ट। कि भाई फुल एगोनिस्ट की बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के साथ, सही होगी बात। अब हम दोबारा इसको ले जाते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी में और हम एक और एगोनिस्ट को ऐड करके चेक करते हैं कि क्या होता है। ये आ गया दोबारा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी में, सही होगी बात। अब हम एक और एगोनिस्ट ऐड कर रहे हैं स्टार एगोनिस्ट। ये जो स्टार एगोनिस्ट है ना इसका ये सीन है कि ये भी ज़्यादा अफिनिटी रखता है एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के साथ, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ अफिनिटी इनएक्टिव रिसेप्टर्स के साथ भी होती है, सही होगी बात। तो ये जो स्टार वाले हैं ये एक्टिवेटेड पे तो फ़ौरन जाके लग गया, इस एक्टिवेटेड पे इधर भी फ़ौरन जाके लग गया।
एक आधा इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर पे भी लग गया और इसको इसी फॉर्म में स्टेबलाइज कर दिया, इसको इनएक्टिव ही रखेगा। अब सही होगी बात। ये एक्टिवेट हुआ था, इस पर भी जाके स्टार लग गया और कहा कि यार तुम भी अब एक्टिवेटेड ही रहना। ये एक्टिवेट हुआ था, इस हो ये एक्टिवेट इधर भी जाके स्टार लग गया, कहा तुम एक्टिवेट ही होना। फिर दोबारा एक और इनएक्टिव रिसेप्टर पे भी ये स्टार लग गया। सही होगी बात। तो ये जो स्टार वाला एगोनिस्ट है, इसकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी यानी कि जो बेसल लेवल था उसमें तो ये था कि सिर्फ दो रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड रहते हैं एट अ टाइम। इसने ज़्यादा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन कुछ रिसेप्टर्स इनएक्टिव भी हैं, ये 3 रिसेप्टर्स इनएक्टिव भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उतना इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना फुल एगोनिस्ट ने किया था, लेकिन अलबत्ता कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी से ज़्यादा कर देगा इफेक्ट को। तो इनको हम नाम देते हैं जी पार्शियल एगोनिस्ट। सही होगी बात। ये जो स्टार्स थे इनको हम नाम देते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। अच्छा, अब अगर एक सिस्टम में पार्शियल एगोनिस्ट मौजूद हैं और आप फुल एगोनिस्ट डाल दो तो हम कहते हैं कि फुल एगोनिस्ट अपना पूरा काम नहीं कर पाते। यानी ये यूँ कह सकते हो कि पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के लिए इनहिबिटर या एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। किस तरह से रोल प्ले करते हैं भाई, अगर फुल एगोनिस्ट आते वो सारे रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देते, बिल्कुल कर देते, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट की मौजूदगी में चंद एक रिसेप्टर्स हमेशा इनएक्टिव ही रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट चिपक गया और उनको उसने इनएक्टिव ही स्टेबलाइज कर दिया है। तो फुल एगोनिस्ट आ भी गया तो वो बाकी के जो रिसेप्टर्स जो अभी आज़ाद हैं उन रिसेप्टर्स को तो एक्टिव कर सकता है, इनको तो एक्टिव करके यहीं पे कैद कर देगा, इसको भी एक्टिव करके कैद कर देगा। तो चलो इनको तो ये एक्टिव कर सकता है, लेकिन चंद एक इनएक्टिव ही रहेंगे। तो पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के भी मैक्सिमम लेवल को अचीव नहीं होने देता। सो के बाद यानी कि आप कह सकते हो कि पार्शियल एगोनिस्ट अगर कोई एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मौजूद नहीं है तो पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी से ऊपर लेके जाता है, लेकिन अगर फुल एगोनिस्ट मौजूद है तो पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी को घटाता है। ये हो गई बात, समझ आ गई बात। फिर एक और एगोनिस्ट होते हैं जनाब वाली, दोबारा मैं इसको ले जाता हूँ जी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी में। ये जो हमने इतने सारे एगोनिस्ट डाले हुए हैं इनको भी हम ज़रा सा ना रिमूव कर देते हैं। सही होगी बात। हम दोबारा इसको ले गए जी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी में, यानी कि सारे रिसेप्टर्स में से सिर्फ 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हैं, बाकी इनएक्टिव हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में खुद ब खुद मौजूद है। सही होगी बात। यहाँ पे मैंने एक रिसेप्टर डाला जिसको हम कहते हैं जी एक और मतलब कोई केमिकल डाल रहे हैं। ये वाला जो केमिकल है इसकी ये जो स्क्वायर वाला केमिकल है, इस केमिकल की इक्वल अफिनिटी है एक्टिवेटेड के लिए भी और इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के लिए भी। ठीक है, तो जो एक्टिवेटेड हैं उनको ये हमेशा हमेशा के लिए एक्टिवेटेड रख देगा और जो इनएक्टिव हैं उनको ये हमेशा हमेशा के लिए इनएक्टिव रख देगा। तो यानी कि इसने जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी थी ना कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को बढ़ाया ना कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को कम किया। इनको हम नाम देते हैं न्यूट्रल एगोनिस्ट। सही होगी बात। अगर कोई केमिकल मौजूद नहीं है, ना कोई एगोनिस्ट मौजूद था ना कोई एंटागोनिस्ट मौजूद था, और उस हालत में आपने न्यूट्रल एगोनिस्ट दे दिए, तो ये न्यूट्रल एगोनिस्ट ना एक्टिविटी को बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी पे ही रखते हैं, बेसल एक्टिविटी लेवल पे ही रखते हैं। सही। लेकिन अगर आपने न्यूट्रल एगोनिस्ट दिया हुआ है तो ये फुल एगोनिस्ट के लिए एज एन एंटागोनिस्ट काम करेगा, क्योंकि अब अगर आप फुल एगोनिस्ट दो तो फुल एगोनिस्ट इसको एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो इनएक्टिव ही पक्का हो गया, इसको भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ये भी इनएक्टिव पक्का हो गया, इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ये भी इनएक्टिव पक्का हो गया। ठीक है बात। तो यानी कि फुल एगोनिस्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, असल तौर पर तो फुल एगोनिस्ट सबको एक्टिवेट करना था। अब न्यूट्रल एगोनिस्ट की वजह से फुल एगोनिस्ट सबको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। अब अगर फुल एगोनिस्ट आया तो अगर एक दो खाली रिसेप्टर्स होए उनको तो चलो ये एक्टिव कर देगा, लेकिन सबको एक्टिव नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो न्यूट्रल एगोनिस्ट होते हैं ये एज एन एंटागोनिस्ट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हमें पता चली है, वो ये कि ये जो न्यूट्रल या कह लो इस सिस्टम में जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो ऑपोजिट काम नहीं करवाते। यानी अगर कोई आपसे कहे कि यार क्या ये जो ये मिसाल इस वक्त मैं कहूँगा कि ये एंटागोनिस्ट का ही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, क्या एंटागोनिस्ट सारे रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, इनएक्टिव करते हैं? आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये इनएक्टिव तो नहीं करते, लेकिन एंटागोनिस्ट फुल एगोनिस्ट को एक्टिव नहीं करने देते। यानी कि जो फुल एगोनिस्ट ने काम करना था ना एक्टिवेट करने वाला, ये उस काम को रोक देते हैं। यानी कि एंटागोनिस्ट का काम ये है कि वो
इसको एक्टिवेट करने से रोक के रखते हैं, एगोनिस्ट की एक्टिविटी को रोक के रखते हैं। अगर आप एगोनिस्ट की गैर मौजूदगी में एंटागोनिस्ट दोगे तो कोई काम नहीं करेगा वो। सही के बाद एंटागोनिस्ट की अहमियत तब ही बनती है जब एगोनिस्ट दे रहे हो या एगोनिस्ट देना हो। ये बात भी समझ में आ गई। फिर एक और केमिकल है जिसको हम कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ये जो है ना इनवर्स एगोनिस्ट, ये होता है सही मानों में इनहिबिटर। इसकी एफिनिटी होती है यानी इसकी अट्रैक्शन होती है इनएक्टिव रिसेप्टर्स के साथ। तो जब आपकी, अब हम दोबारा आते हैं जी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी लेवल पे, जिसमें सिर्फ दो एक रिसेप्टर्स जो थे वो एक्टिव हो रहे थे, वो भी कभी कभी इनएक्टिव हो जाते थे, कभी एक्टिव होते थे, और इस तरह से आपका चक्कर चल रहा था। ठीक है, ये हम आ गए हैं दोबारा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी में, जिनमें सिर्फ दो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। अब जो आया ना इनवर्स एगोनिस्ट, ये भाई साहब इनएक्टिव रिसेप्टर्स के साथ अफिनिटी रखते हैं, इनएक्टिव वालों के साथ लग जाएंगे और इनको कहेंगे भाई तुमने हमेशा हमेशा इनएक्टिव ही रहना है। जब ये कभी बेचारा इनएक्टिव होगा अपने एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ये उसके साथ भी लग जाएगा क्योंकि भाई तुमने भी शाबाश अब इनएक्टिव ही रहना है। जब कोई 1-1.5 मिनट बाद ये वाला स्पॉन्टेनियसली इनएक्टिवेट होगा तो ये इसके भी लग जाएगा भाई तुमने अब हमेशा इनएक्टिव ही रहना है। तो इसने कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी लेवल से भी कम एक्टिविटी कर दी है, इसने उल्टा सारों को इनएक्टिव कर दी है। इसको हम कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। सही होगी बात, बहुत गुड हो गया। तो याद रखना इनवर्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का, या एंटागोनिस्ट से भी कोई सुपर लेवल का ही काम करता है, क्योंकि सादा एंटागोनिस्ट जो होता है वो तो सिर्फ फुल एगोनिस्ट को काम नहीं करने देता, बताते खुद तो बेचारा मासूम सही था। सही होगी बात। तो ये 4 तरह के हमने केमिकल्स को स्टडी कर लिया है। अब एक और होता है, वो होता है बायस्ड एगोनिज्म। इसका बिग कैटजिंग में जिक्र नहीं किया हुआ उन्होंने, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता मिनी कैटजिंग में उसका जिक्र किया हुआ है। बायस्ड एगोनिज्म पता क्या होता है बेसिकली, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। ये जो एक रिसेप्टर होता है ना, आमतौर कई दफ़ा होता है एक रिसेप्टर के एक ज़्यादा फंक्शन है। मिसाल के तौर पे इस रिसेप्टर का काम ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना भी है और हार्ट लेवल को बढ़ाना, हार्ट रेट को बढ़ाना भी है। ठीक है, तो ये जो बायस्ड एगोनिस्ट होते हैं ना, ये लिखा हुआ है उन्होंने बायस्ड एगोनिज्म। ये बायस्ड एगोनिस्ट इस रिसेप्टर की एक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और दूसरी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाते। मिसाल के तौर पे इस रिसेप्टर का काम ना हार्ट रेट को बढ़ाना, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए काम करवाते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं, लेकिन ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाने देते। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म अभी हम नहीं जानते। जिस तरह गायटन को चलती ना कि बातें बता देती थी और फिर कहते हैं ये मैकेनिज्म हमें नहीं पता, ये काम कैटजिंग भी अब करना शुरू हो गया है कि कहता है कि ये होता है लेकिन मैकेनिज्म हमें नहीं पता। भाई पढ़ाओ ही ना अगर नहीं पता तो। खैर नहीं, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हमारे पास एंटागोनिस्ट्स। सही होगी बात। एंटागोनिस्ट वो कह रहे हैं कि भाई पहले हम वो वाले एंटागोनिस्ट देखने लगे हैं जो कि एक रिसेप्टर की रिकग्निशन साइट पे लगते हैं, यानी कि रिसेप्टर साइट पे लगते हैं, यानी कि रिसेप्टर की उस साइट पे लगते हैं जहाँ पे कोई भी ड्रग अटैच होता है, कोई भी एगोनिस्ट अटैच होता है। सही होगी ना बात। वहाँ पे लगने वाले हम इनहिबिटर्स को, वहाँ पे लगने वाले एंटागोनिस्ट्स को देखने लगे हैं। एंटागोनिस्ट कौन होते हैं? जो कि फुल एगोनिस्ट को काम नहीं करने देते। वैसे तो ये तकरीबन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को रखते हैं लेकिन फुल एगोनिस्ट को काम नहीं करने देते। ये तो हमने न्यूट्रल एगोनिस्ट देख लिया ना, अब हम एंटागोनिस्ट की फर्दर कुछ टाइप्स देखने लगे हैं, तो ज़रा आप इनको भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम वो वाले एंटागोनिस्ट देखने लगे हैं जो कि रिकग्निशन साइट पे लगते हैं, रिसेप्टर साइट पे लगते हैं। इनमें 2 किस्मों के पाए जाते हैं। एक होते हैं कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल, दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल और दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। सही होगी बात। रिसेप्टर साइड पे यही 2 तरह के एंटागोनिस्ट लगते हैं। कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, ना ही नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल होता है। जो भी कॉम्पिटिटिव होगा वो हमेशा रिवर्सिबल होगा और जो भी नॉन कॉम्पिटिटिव होगा वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। रिसेप्टर साइड पे लगने वाले रिसेप्टर्स की बात हो रही है, दोबारा मैं बता रहा हूँ। सही होगी बात। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो होंगे ना कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, वो ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे वो लगे हुए हैं यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, एक आधे चलो एक्टिव फॉर्म पे भी लगा हुआ है, ये एक्टिव फॉर्म पे लगा हुआ है, बाकी इनएक्टिव फॉर्म पे लगे हुए हैं। सही होगी बात। ये हैं कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। यहाँ पे हमने एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट भेज दिया। ये स्टार जो है ना ये फुल एगोनिस्ट है, यानी कि सबको एक्टिवेट करवाना चाहता है, फुल एगोनिस्ट भेज दिया। ठीक है, अभी ये फुल एगोनिस्ट बेचारा शर्माता पीछे खड़ा रहेगा कि यार ये लगे हुए हैं तो मैं कैसे इनको हटाऊं। लेकिन अगर आप फुल एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो तो फुल एगोनिस्ट कहेगा ओए इन रिसेप्टर्स पे मेरा हक तुम्हारे से ज़्यादा है,
इनको हटाएगा, पासे कराएगा और ख़ुद लग जाएगा, इसको भी हटाएगा और ख़ुद लग जाएगा। ठीक है, खुद ऐसे ही नहीं लग जाएगा, खुद जाहिर सी बात है इसको एक्टिव करके ही लगेगा, इसकी एक्टिव फॉर्म पे लगता है। ये तो बात हमें पहले ही पता ना कि वो फुल एगोनिस्ट हमेशा एक्टिव फॉर्म पे लगता है, इन एक्टिव फॉर्म के साथ तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं, कोई एफिलिएशन है ही नहीं उसकी। सही होगी ना बात, तो ये एक्टिव करके लगता चला जाएगा। तो अब इस केस में हम ये कहेंगे कि जब कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल लगा हुआ होता है तो मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल अचीव तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ड्रग दरकार होता है मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल को अचीव करने के लिए। यानी कि अगर मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल सेम है, पहले मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल क्या हो सकता है, सारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएं, तो इसकी भी अगर हमने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इसने सबको एक्टिवेट कर तो दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल तो सेम है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग तो सेम है, यानी कि इसमें एफिकेसी सेम है। एफिकेसी मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल ही होता है ना, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए थी हमें ये मैक्सिमम लेवल अचीव करने के लिए। नॉर्मली तो हम थोड़ा सा ही एगोनिस्ट डालते थे, फुल एगोनिस्ट डालते थे काम ऐसा, अब हमें ज़्यादा फुल एगोनिस्ट डालना पड़ा है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हो इफेक्ट के लिए तो उसको मतलब कि पोटेंसी कम हो गई है, तो एफिकेसी रिमेन सेम और पोटेंसी डिक्रीजेज। याद रख लो, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट में एफिकेसी सेम रहती है और पोटेंसी डिक्रीज कर जाती है। सही होगी बात। अब दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, जो कि रिसेप्टर साइड पे ही लगते हैं। ये जब किसी रिसेप्टर साइड पे लग जाएंगे, ये मिसाल के तौर पे लग गए हैं, अब आप एगोनिस्ट की एक्टिविटी जितनी चाहो बढ़ाई दो, यहाँ पे भी लग गए, इस दो पे लग गए हैं। अब आप रिसेप्टर की एक्टिविटी जितनी चाहे बढ़ाई जो इन्होंने तो उतरना ही नहीं है, तो अब आप मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अब आप बस इन दो को ही आप एक्टिवेट करवा सकते हो और इन्हीं दो को एक्टिवेट रख सकते हो हमेशा के लिए, लेकिन इनको तो एक्टिवेट कभी नहीं करवा सकते। यानी कि अब मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल वो वाला अचीव नहीं हो सकता जो इस इनहिबिटर के लगने से पहले होता था। यानी कि एफिकेसी जो है वो कम हो गई है। सही है, एफिकेसी हैज़ डिक्रीज बट पोटेंसी रिमेन सेम। पहले मिसाल के तौर पे आप सिर्फ 5 मिलीग्राम ऑफ एगोनिस्ट डालते थे तो ये चारों एक्टिवेट हो जाया करते थे, मैक्सिमम लेवल अचीव हो जाता था। ठीक है, अब आप 5 मिलीग्राम डालोगे तो चारों तो नहीं एक्टिवेट होंगे, 2 एक्टिवेट होंगे, लेकिन अब मैक्सिमम लेवल है ही 2। ठीक है, तो पहले भी हम कहते थे कि मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 5 मिलीग्राम चाहिए था, अभी भी मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 5 मिलीग्राम ही चाहिए। अलबत्ता वो जो मैक्सिमम इफेक्ट था वो कम ज़रूर हो चुका है, यानी कि एफिकेसी कम हो चुकी है लेकिन पोटेंसी सेम है। गुड हो गई बात। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल में ये केस हो गया। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल में ये केस तब होगा अगर स्पेयर रिसेप्टर्स ना हो। अगर स्पेयर रिसेप्टर्स हो तो फिर मामला थोड़ा सा संगीन होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 के वीडियो में। अभी भी बता देता हूँ, अगर स्पेयर रिसेप्टर्स हो तो फिर इरिवर्सिबल वाला भी एफिकेसी को सेम ही रखता है और पोटेंसी को कम करता है, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल का भी वही इफेक्ट होता है जो कि कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल का होता है अगर स्पेयर रिसेप्टर्स हों। इसकी डिटेल क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो मैं पार्ट 2 के वीडियो में बता चुका हूँ। पूरे कॉन्सेप्ट को अभी दोबारा डिस्कस हम नहीं करेंगे। सही होगी बात। ऑलराइट जी, अब एक और बात, ये जो एंटागोनिस्ट हैं ये बाज़ औक़ात एलोस्टेरिक साइड पे भी लग जाते हैं। अभी तक तो हमने वो पढ़े हैं जो कि रिकॉग्निशन साइड पे लग रहे हैं, उस पर हमने 2 किस्में पढ़ ली हैं। ठीक है, ये कौन से वाले हैं जो कि रिकॉग्निशन साइड पे लगते हैं। अब हम कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ये रिसेप्टर्स एलोस्टेरिक साइड पे यानी कि अदर देन रिकॉग्निशन साइड पे भी लग जाते हैं। ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, इनके इधर भी लग जाते हैं। इधर लगने वाले केमिकल्स बाज़ औक़ात एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ऑल्दो रिसेप्टर साइड पे तो नहीं लगते लेकिन एगोनिस्ट वाला काम करते हैं। उनको हम कहते हैं भाई ये हैं पॉजिटिव। ये जो मैं टर्म बता रहा हूँ ना आपको, ये लिखी हुई है आपके बिग कैटजंग में। क्या टर्म है जी? पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर। सही होगी बात। और बाज़ औक़ात यहाँ पे लग के इस रिसेप्टर को इनएक्टिव करते हैं, तो वो जो एलोस्टेरिक साइड पे लग के रिसेप्टर को इनएक्टिव करें या इनएक्टिव स्टेट को प्रेफर करें, उनको हम कहते हैं नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर। सही होगी बात। ये दोनों टर्म्स आपके पास कहाँ लिखी हुई हैं? बिग कैटजंग में। सही हो गया। ये जो नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स हैं, दे कैन बी रिवर्सिबल एंड दे कैन बी इरिवर्सिबल।
ये बात भी समझ में आ गई है। यानी कि नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर जो हैं यानी कि एक तरह के एंटागोनिस्ट का काम कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पे रिवर्सिबल का मतलब भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। यानी रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा एगोनिस्ट डालोगे तो ये उतर जाएगा, भाई ये बस रिवर्सिबल है, ये अपनी मर्जी से उतरेगा तो उतरेगा, इनका कॉम्पिटिटिव से ताल्लुक है ही नहीं। ये रिवर्सिबल भी नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये इरिवर्सिबल भी नॉन कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लग ही एलोस्टेरिक साइड पर हैं तो इसका उसके साथ कॉम्पिटिशन ही नहीं बनता। पहले तो मुकाबला था ना कि भाई रिकग्निशन साइड पर मैंने लगना है, नहीं रिकग्निशन साइड पर मैं लगूंगा, पहले तो मुकाबला था। इस केस में तो मुकाबला होगा ही नहीं, चाहे रिवर्सिबल हो, चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर हो, चाहे नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर हो। तो ये हमने देख लिया एलोस्टेरिक साइड पर लगने के हवाले से जो हमारे पास आ गए। सही होगी बात। अब कुछ और रेगुलेटर्स भी होते हैं, वो रेगुलेटर्स जो किसी और रिसेप्टर पे लगते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? यार ये देखो, ये 3 रिसेप्टर्स हैं, इन तीनों का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, सही है। और ये एक रिसेप्टर है, इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, सही। अब हमने एक केमिकल दिया हुआ है जो इन तीनों पे लगता है और इन तीनों को एक्टिव रखता है, ये भी एक्टिव रखता है, इसको भी एक्टिव करता है और इसको भी एक्टिव करता है, सही। ये हमने एक एगोनिस्ट दिया हुआ है, इसका कोई ऐसा एंटागोनिस्ट दो जो आके इसको इनएक्टिव ना करे बल्कि इस वाले रिसेप्टर को एक्टिव कर दे कि भाई तुम उल्टा काम करना शुरू कर दो। यानी कि इसको काम करने से नहीं रोका लेकिन इसका उल्टा काम करना शुरू कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे एक तरफ आपकी इंसुलिन काम कर रही है, दूसरी तरफ आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे दो, ठीक है, ग्लूकागॉन दे दो, ऑपोजिट काम करना शुरू कर दो। उन रिसेप्टर्स पे हमने भेजा ही नहीं। पहले तो हम इन दोनों केसेस में और इन दोनों केसेस में तो एक ही रिसेप्टर था ना, उसी पे एगोनिस्ट लग रहा था, उसी पे एंटागोनिस्ट लग रहा था, उनका कभी कंपटीशन होता था, कभी हम कहते कंपटीशन नहीं भी होता। अब हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, किसी और रिसेप्टर पर लग के किसी और मैकेनिज्म से हमने काम कर दिया। जिस तरह मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने एक ड्रग दिया हुआ है ABC। ये ड्रग जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है जी? हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, ठीक। इसका एक एंटागोनिस्ट दिया XYZ, बजाय इसके कि ये एंटागोनिस्ट ABC की एक्टिविटी को कम करता, ये XYZ आराम से ब्लड वेसल्स पे जाता है और जाके उनको वेजोडाइलेट करवाना शुरू कर देता है। वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू हो जाएगा। तो XYZ ने इनके रिसेप्टर्स पे काम ही नहीं किया, इसको छेड़ा ही नहीं। ऐसे एंटागोनिज्म को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट्स। इसकी भी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन, सही होगी बात। फिर एक और तरह के एंटागोनिस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट। ये क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ABC काम कर रहा है इन रिसेप्टर्स पे, हार्ट रेट बढ़ाने के रिसेप्टर्स पे, बजाय इसके कि ये वाला मिसाल के तौर पर एंटागोनिस्ट का नाम है 1 2 3, ये है केमिकल एंटागोनिस्ट, बजाय इसके कि ये एंटागोनिस्ट किसी और रिसेप्टर पे काम करे, नहीं, ये तो हो गया ना फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट वाला काम, ये तो इसने करना कोई नहीं। फिर क्या करना चाहिए? क्या इसी रिसेप्टर पे जाके ABC को उतारेगा? नहीं, ये वाला काम ही नहीं करता। फिर क्या करता है? ये जाके ABC को ही तोड़ देता है, ऐसी की तैसी। ये केमिकली जो एगोनिस्ट है उस एगोनिस्ट को पकड़ के काबू करना शुरू कर देता है कि ओए यार तुम एक्टिव कर रहे थे ना इसको रिसेप्टर को, ऐसी इधर आ, शाबाश इधर आ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो लो जी, इसी को काबू कर लिया इन्होंने, आगे क्या खाक काम करना था। तो ऐसों को हम नाम देते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट। ठीक होगी बात। तो हमने देखे वो एंटागोनिस्ट जो कि रिसेप्टर साइड पे लगते हैं, वो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल भी होते हैं। फिर हमने देखा एलोस्टेरिक साइड पे लगने वाले वो पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर भी हो सकते हैं और नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर भी होते हैं। नेगेटिव में रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। और फिर हमने देखा फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट और केमिकल एंटागोनिस्ट। ठीक है, आगे थेरेप्यूटिक इंडेक्स और थेरेप्यूटिक विंडो पार्ट 2 के वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं हम। बाकी सारा जो आगे ये 2 टॉपिक थे इंशाल्लाह पार्ट 4 के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।